Hello students, we are going to take up our new assignment. It is chapter number 2, damped simple harmonic oscillations. अब आपको पता है, आपने पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने किसी भी प्रकार की फ्रिक्शनल या डिसिपेटिव फोर्सेस की बात नहीं की। हमने अज्यूम किया कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी डिसिपेशन और डिसिपेटिव फोर्सेस, और एक्चुअल में कभी ऐसा नहीं होता कि डिसिपेटिव फोर्सेस ना लग रही हों। अब यदि आप पेंडुलम की बात भी लेते हैं तो पेंडुलम को जब आप एक बार अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए वाइब्रेट करती नहीं रहती, वो कुछ देर बाद उसकी वाइब्रेशंस डाई आउट हो जाती हैं और वो पेंडुलम रुक जाती है। तो ये जो डिक्रीज है ना, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, decrease in amplitude of oscillations is called damping, and such a motion, rather simple harmonic motion, is called damped simple harmonic motion. हम आपको एक वीडियो से जो हमने इंटरनेट से YouTube से डाउनलोड किया है उसके द्वारा ये चीज़ दिखा सकते हैं कि कैसे होती है ये हमारी वाइब्रेशंस, डैम्पिंग इफेक्ट कैसे होता है। तो ये है हमारे पास वीडियो, ये देखिए हमने इसको डिस्प्लेस किया पेंडुलम को मीन पोजीशन से, और ये वाइब्रेशंस धीरे धीरे कम हो रही हैं और धीरे धीरे कम होते होते ये फाइनली डाई आउट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था और बाद में ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता रहा और फाइनली द पेंडुलम हैज कम टू रेस्ट। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं। आप यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा ग्राफ है, it represents the variation of amplitude with time for simple harmonic motion। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ उतना ही रहता है। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यहाँ सस्टेन्ड है, ऑसिलेशंस एक जैसी रहती हैं। ये देखिए जितना ये ऊपर ये ऊपर वाले हिस्से पे टिप पे जो है ना वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना ही रहा, ये देखिए एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज। पर जब हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड, ये स्टार्टिंग में ये बड़ा, फिर मैक्सिमम से ये धीरे धीरे ये देखिए आगे ये और कम हो गया। स्टार्टिंग में ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था A0, फिर ये कुछ कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया। इस ढंग से ये डिक्रीज कर रहा है एम्पलीट्यूड विद टाइम। सो ये हमें वेरिएशन बताता है। तो हमारा मकसद बेसिकली इस टॉपिक को मैथमेटिकली स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए हमें इक्वेशन, जैसे हम इक्वेशन ऑफ SHM पढ़ी थी ऐसे ही इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप कंसिडर करो कि आपके पास एक मास है कैपिटल M, ये ब्लैक ब्लॉक आपको बताया हुआ है, ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ये इसके साथ ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है, स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा किसी दीवार के साथ फिक्स्ड है और हमने इस स्प्रिंग की वाइब्रेशंस देखनी है। पर इस केस में हमारे पास डैम्पिंग इफेक्ट्स हैं
डैम्पिंग फोर्स लग रही है। अब जब आप इसको खींचेंगे, मान लो आप इसको स्ट्रेच करते हैं अप टू डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो इसके ऊपर अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स डैम्पिंग फोर्स भी लगेगी। आप सोचेंगे डैम्पिंग फोर्स लगेगी, हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद होगा जब आप साइकिल पे या स्कूटर पे चलते हैं और यदि आपकी स्पीड कम होती है तो आपको हवा का प्रभाव महसूस नहीं होता। और सपोज करो आप तेज चल पड़े, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो आपको लगेगा कि हवा हमें पीछे की ओर धकेल रही है। तो बेसिकली वही तो रेजिस्टिव फोर्स है। जैसे वहां पर जितनी हमारी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा हमारे ऊपर लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल उसी ढंग से ही यहाँ पर भी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोशन की, उतनी ही रेजिस्टिव फोर्स यानी कि डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस केस में जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं वो है पहली रिस्टोरिंग फोर्स Fr which is equal to minus kx as a function of time। xt का मतलब as a function of time है। Call it as equation number 1। xt आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। और यदि k की बात करें तो k आप पहले कर चुके हैं। k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, हम पहले ही इसको बता चुके हैं। दूसरी जो फोर्स लग रही है वो है डैम्पिंग फोर्स Fd या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो दैट इज Ft इज प्रोपोर्शनल टू माइनस Vt। माइनस साइन इसीलिए ले रहे हैं फिर से क्योंकि ये जो फोर्स लगती है ये अपोजिट टू द मोशन होती है। सो देयरफॉर Fd इज इक्वल टू माइनस V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। जो बीटा है यहाँ, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट। अब हम यदि टोटल फोर्स की बात करें कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, आप कहेंगे एक ये फोर्स लग रही है माइनस kx और एक ये, यानी दोनों का जोड़। सो देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑसिलेटिंग इन द मीडियम, तो दैट इज F इज इक्वल टू Fr प्लस Fd and this is equal to minus k as a function of time minus beta into v as a function of time। call it equation number 3। पर आप याद करो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और यदि मैं कहूं कि a as a function of time is acceleration, then this F can be written as m into a as a function of time is equal to minus k x a function of time minus beta v as a function of time। बीटा टी वी टी लिख दिया ना हमने इसको। Hence we can write m d2x over dt square it's equal to minus kx minus beta into dx over dt, क्योंकि velocity is dx over dt। हमने as function of time यहाँ छोड़ दिया क्योंकि हम इसको आसान करना चाहते हैं, बार बार as a function of time ला के हमें परेशानी होती है। तो हम ये माइनस के एक्स भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं, तो हमारे पास आ गया एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4a। अब यदि मैं इस इक्वेशन 4a को m से डिवाइड कर दूं तो वी गेट डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा ओवर m dx ओवर dt प्लस k ओवर m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो हमने डार्कन कर दी यहाँ, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4b। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमें बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद लेंगे, पर उससे पहले हम इसको थोड़ा अपने ढंग से अरेंज करेंगे ताकि इसको आसान किया जा सके। हम यहाँ बीटा ओवर m को 2b मान लेंगे,
के ओवर एम हमने अपनी अर्लियर जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हम यही यहाँ पर इक्वेशन 4 में बी में मॉडिफिकेशंस करते हैं और हम इसको ऐसे लिख देते हैं, द इक्वेशन 4b कैन बी रिटन एज x डबल डॉट प्लस 2b x डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आप सोचेंगे ये x डबल डॉट कहाँ से, तो आप उसके लिए याद करो कि d2x ओवर dt स्क्वायर को हम x डबल डॉट लिखते थे और dx ओवर dt को हम x डॉट लिखते थे। तो हमने ये नोटेशन है, हमने उस नोटेशन में लिख दिया और हमने 2b जानबूझ के लिया है क्योंकि आगे इससे कैलकुलेशंस आसान होती हैं। तो 2b इज इक्वल टू बीटा अपॉन m एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m। इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर और ये जो 2b फैक्टर है ये रेजिस्टिव फैक्टर कहलाता है। अब इक्वेशन 5 जो है ना, ये है जो हमारी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यही हमने यहाँ लिखा कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन का, इक्वेशन 5 का सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है इट इज एक्सप्रेसिबल एज x इज इक्वल टू x नॉट ई द पावर अल्फा टी। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं सॉल्यूशंस, और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है प्रॉपरली, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, दे आर वेरी मच नोइंग अबाउट इट। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ये x नॉट क्या है, x नॉट तो कांस्टेंट है और इसके यूनिट्स वही होंगे जो x के यूनिट्स होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कोई यूनिट नहीं होते और x के जो यूनिट्स हैं वो तो लेंथ के यूनिट्स हैं, तो इसीलिए x नॉट के भी वही यूनिट्स होंगे। तो इसीलिए हमने लिखा कि x नॉट इज ए कांस्टेंट लेंथ। हमें इक्वेशन 5 में एक x डॉट चाहिए, एक x चाहिए और x डबल डॉट चाहिए। तो हम यहाँ से पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x डॉट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x नॉट इंटू अल्फा ई द पावर अल्फा टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अल्फा x नॉट ई द पावर अल्फा टी। और यदि इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x डबल डॉट। तो x डबल डॉट विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशियल, ये यानी कि ये वाली चीज़ का अल्फा x नॉट ई द पावर अल्फा टी का डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल आएगा अल्फा इंटू ई द पावर अल्फा टी। तो हमारे पास ये बन जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x नॉट ई द पावर अल्फा टी। तो हमारे पास x डबल डॉट भी आ गया, x डॉट भी आ गया, x भी आ गया। यूज ऑल दीज 3 इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 5। तो जब हम पुट करेंगे ये वैल्यूज, ये अल्फा स्क्वायर x नॉट ई द पावर अल्फा टी यहाँ, फिर 2b इंटू अल्फा x नॉट ई द पावर अल्फा टी यहाँ, और यहाँ x नॉट ई द पावर अल्फा टी यहाँ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर गुणा करके ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस विल बी अल्फा स्क्वायर x नॉट ई द पावर अल्फा टी प्लस 2b इंटू अल्फा x नॉट ई द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x नॉट ई द पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x नॉट ई द पावर अल्फा टी तो 0 है नहीं, इसलिए इससे डिवाइड किया जा सकता है दोनों और। सो देयरफॉर वी गेट ऑन डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पता है कि 2 रूट्स बनती हैं। तो देयरफॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। और यदि इस स्क्वायर रूट वाले से हम 4 को बाहर लेते हैं तो हमारे पास 2 बाहर आएगा, और वो 2 डिनोमिनेटर से कट के ये हमारा आएगा आंसर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ देखें कि अल्फा की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब मान लो मैं कहता हूँ जो प्लस के साथ वैल्यू उसको अल्फा 1 ले लेता हूँ,
और जो माइनस के साथ है उसको मैं अल्फा 2 ले लेता हूँ। तो देयरफॉर अल्फा 1 विल बी ये -2b प्लस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, यानी कि -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली अल्फा 2 विल बी -2b माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, यानी कि -b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास क्योंकि ये दो रूट्स आ गई, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2, तो इसीलिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी जो हमारी इक्वेशन है जो हम पीछे कर रहे थे, ये पिछले वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 यानी कि x डबल डॉट प्लस 2bx डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x, तो इसका जो सोल्यूशन बना था ये बना था, ये जो हमने डार्कन किया। अब यहाँ पर क्योंकि अल्फा की दो वैल्यूज हैं इसलिए x की भी दो वैल्यूज बनेगी। एक है बनेगी x1 e दी पावर अल्फा 1t, एक बनेगी x इज इक्वल टू x2 e दी पावर अल्फा 2t। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है इसका, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू ये x1 e दी पावर अल्फा 1t प्लस x2 e दी पावर अल्फा 2t। और यदि देखें तो अल्फा 1 तो इसके बराबर है, ये लो ये वाली -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा 2 तो इसके बराबर है, ये -b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये x की वैल्यू क्या बनेगी, तो x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 e दी पावर -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t, और प्लस x2 e दी पावर -b माइनस b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t। अब यदि इसमें से आप इसको e दी पावर -bt अलग लिख लो, यहाँ से भी e दी पावर -bt अलग लिख लो, तो वो e दी पावर -bt बाहर कॉमन लिया जा सकता है। और जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास x किसके बराबर आएगा, तो x विल बी इक्वल टू e दी पावर -bt ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 इंटू e दी पावर प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t एंड प्लस x2 इंटू e दी पावर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t ब्रैकेट क्लोज्ड, वेयर b इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2m एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m। ये हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि 2b को हमने बीटा ओवर m लिया था ना, तो वहां से हम b निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखें तो ये जो यहाँ पर आ रहा है ना ऊपर, ये देखिए ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़ ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब सारा जो फैक्टर है ना वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये यदि बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है नेगेटिव हो सकता है ये 0 हो। तो ये डिपेंड करता है b और ओमेगा की वैल्यूज के ऊपर। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ b एंड ओमेगा, दिस इक्वेशन 7 हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्योंकि मैंने पहले ही बताया b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव रियल नंबर, इट मे बी 0 और इट मे बी इमेजिनरी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ b एंड ओमेगा। हेंस द प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। केस 1 होता है यदि ये b ओमेगा से ज्यादा होता है, b इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज पॉजिटिव क्वांटिटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि b तो हमने लिया ना यहाँ, ये देखें b तो हमारे पास b/2m है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b/2m इज ग्रेटर देन k/m, यहाँ से अंडर रूट ये हमने लिया हो जो। तो ऐसे केस में जो हमारा डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। और ये जो डैम्पिंग है ये ओवर डैम्पिंग है। हम ये बाद में आपको दिखाएंगे भी, करके भी दिखाएंगे। हम सारे के सारे स्टेप्स एक एक करके लेंगे, तीनों की तीनों लेंगे, ओवर डैम्पिंग को भी, अंडर डैम्पिंग को भी, क्रिटिकल को भी। ये फर्स्ट था जिसमें हम ओवर डैम्पिंग की बात करते हैं, जिसमें जो हमारा रेजिस्टिव फैक्टर है वो
ये स्टिफनेस फैक्टर से ज़्यादा है। दूसरा केस आता है जब ये रेजिस्टिव फैक्टर यानी बी जो है इट इज़ लेस देन ओमेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बी बीटा अपॉन 2m इज लेस देन अंडर रूट ऑफ k ओवर m। तो दिस इज अंडर डैम्पिंग, ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। और तीसरा केस है जब b इज इक्वल टू ओमेगा यानी रेजिस्टिव फैक्टर इज इक्वल टू स्टिफनेस फैक्टर। तो इस केस में b अपॉन 2m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m। तो ये जो हमारा बनता है वो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस बनता है। तो हमने ये तीनों ही एक एक करके स्टडी करने हैं। तो यही हमारा बेसिक एम यहाँ पे है कि पहले हम ओवर डैम्पिंग की बात करेंगे, फिर अंडर डैम्पिंग, फिर क्रिटिकल डैम्पिंग। विल बी स्विचिंग ओवर टू ईच वन बाय वन। हम स्टार्ट करते हैं ओवर डैम्पिंग का केस। ओवर डैम्पिंग में जो B है यानी कि जो रेजिस्टिव फैक्टर है हमारा, इट इज़ ग्रेटर देन द स्टिफनेस फैक्टर, या हम ये कह सकते हैं कि B ओवर 2 ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ k ओवर m। तो उस केस में जो हैवी डैम्पिंग है वो अकर करती है। हैवी डैम्पिंग का मतलब ज़्यादा डैम्पिंग हो जाती है, और उस केस में जो सिस्टम है वो डेड बीट हो जाता है। डेड बीट का मतलब उसकी वाइब्रेशन डेड हो जाती है। बीट गेट्स डेड यानी हाफ द वाइब्रेशन के ड्यूरिंग ही वो डेड हो जाता है सिस्टम, वाइब्रेशन पूरी नहीं हो पाती। तो यदि B ओमेगा से ज़्यादा होता है तो उस केस में B स्क्वायर इज greater than omega square, so b square minus omega square is a positive quantity, और ये एक डेफिनेट क्वांटिटी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू गामा। उस केस में यदि ये b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू गामा के बराबर इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें, जो हमें पीछे हम करके हटे हैं, ये इक्वेशन 7। तो इस इक्वेशन में आप इस टर्म को गामा पुट कर सकते हैं दोनों ओर। हमारे पास जो इक्वेशन 7 है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू e द पावर माइनस bt ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 इंटू e द पावर प्लस गामा t प्लस x2 इंटू e द पावर minus gamma t bracket closed. This is equation 8. तो ये जो इक्वेशन है हम इसको बता सकते हैं कि ये नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन है, इसमें ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि यदि ऑसिलेशंस होती तो e दी पावर आयोटा ओमेगा टी वाली टर्म आनी चाहिए थी, पर यहाँ कोई नहीं आती। तो इसीलिए ये नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर है इसका, और इसीलिए हम ऐसे मोशन को डेड बीट बोलते हैं। तो हम इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं। मान लो कि हम किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि x के लिए फार्मूला बनाया हमने, ये हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं इस फार्मूले को। तो उसके लिए हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेड बीट ऑसिलेशन। अब मान लो कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो उस केस में x इज इक्वल टू 0 जब टाइम 0 है। तो आल्सो यदि वेलोसिटी की बात करें तो जब टाइम 0 होगा तो इसकी वेलोसिटी v0 होगी। तो हम ये यदि x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये पिछले वाली इक्वेशन, ये वाली, ये आप देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, यहाँ e दी पावर 0 बन जाएगा, और ब्रैकेट में x1 इंटू ई दी पावर भी 0 बन जाएगा, प्लस x2 इंटू ई दी पावर भी 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ राइट हैंड साइड पे आएगा x1 प्लस x2 और लेफ्ट हैंड साइड पे 0।
तो इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इस केस में वो बनेगी 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। और ऐसे ही यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा यहाँ से डिफरेंशिएट करके, और उस वेलोसिटी में यदि हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे और v को v0 पुट करेंगे, तब हमारे पास सोल्यूशन में ये चीज़ आएगी v0 इज इक्वल टू माइनस b इंटू x1 प्लस x2 और प्लस गामा इंटू x1 प्लस x2। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दिया है। सॉरी, ये देखो, ये मैंने इसमें डाल दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइंडिंग v। आप यदि देखें तो हमने कहा था कि जो हमारे पास डेड बीट ऑसिलेशंस हैं उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस बी टी इंटू x1 इंटू ई दी पावर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का रूट इंटू टी, और प्लस ये x2 इंटू ई दी पावर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। और आप याद करो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सारे फैक्टर को, दैट इज ई दी पावर माइनस बी टी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 इंटू ई दी पावर प्लस गामा टी प्लस x2 इंटू ई दी पावर माइनस गामा टी। अब आप सोचेंगे ये गामा कहाँ से आ गया, तो मैंने ये जो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है इसको गामा ले लिया हुआ है क्योंकि हमने पीछे एज्यूम किया ये। तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मैं प्रोडक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ। तो प्रोडक्ट फार्मूले के अनुसार ये फर्स्ट फंक्शन ई दी पावर माइनस बी टी बाहर आ गया इंटू डी डी टी ऑफ x1 इंटू ई रेज पावर प्लस गामा टी और प्लस x2 इंटू ई रेज पावर माइनस गामा टी ब्रैकेट्स में, और प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज x1 ई दी पावर प्लस गामा टी एंड प्लस x2 ई दी पावर माइनस गामा टी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू डी डी टी ऑफ ई दी पावर माइनस बी टी। अब यदि इसको फर्दर डिफरेंशिएशन के स्टेप सॉल्व करें तो वी गेट v इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस बी टी, ये ज्यों का त्यों, और ये डी डी टी ऑफ फर्स्ट हिस्से का आएगा गामा इंटू x1 ई दी पावर प्लस गामा टी, और इसका डिफरेंशिएशन ये चेन रूल लगा के माइनस गामा आगे आएगा, तो इसीलिए माइनस गामा इंटू x2 ई दी पावर माइनस गामा इंटू टी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस x1 ई दी पावर प्लस गामा टी प्लस x2 ई दी पावर माइनस गामा टी ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन इस चीज़ का यानी ई दी पावर माइनस बी टी का। तो यहाँ भी चेन रूल लगा के ये माइनस बी आगे आ गया ई दी पावर माइनस बी टी। अब इस सारे में आप पूरे के पूरे हिस्से में ई दी पावर माइनस बी टी कॉमन ले सकते हैं, तो ई दी पावर माइनस बी टी में ये हिस्सा अंदर रह जाएगा यानी कि गामा x1 ई दी पावर गामा टी माइनस गामा x2 ई दी पावर माइनस गामा टी, और x1 ई दी पावर गामा टी और प्लस x2 ई दी पावर माइनस गामा टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी। तो आप यदि इसमें और इसमें ये b से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ये ब्रैकेट्स में e की पावर माइनस बी टी के बाद जो हमने करली ब्रैकेट लगाई इंटू स्मॉल ब्रैकेट गामा माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू x1 ई दी पावर प्लस गामा टी एंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स गामा प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड x2 इंटू ई दी पावर माइनस गामा टी। अब यदि हम कंडीशंस दें कि v इज इक्वल टू v0 है जब t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम जब इसको पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा v0, राइट हैंड साइड पे ऊपर बनेगा e दी पावर b इंटू 0 विद नेगेटिव साइन, और करली ब्रैकेट स्टार्ट्स गामा माइनस b इंटू x1 e दी पावर गामा इंटू 0 और माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स गामा प्लस b इंटू x2 इंटू ई दी पावर माइनस गामा इंटू 0। तो ई दी पावर 0 इज़ 1, तो देयरफॉर ये बनेगा गामा माइनस बी इंटू x1 माइनस गामा प्लस बी इंटू x2। और यदि हम इसको खोल के आगे फर्दर गामा और बी को कॉमन लेके
सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहले तो ये चीज़ बनेगी, इट इज़ गामा x1 माइनस bx2 माइनस bx1 माइनस गामा x2। इन दोनों से b कॉमन ले लिया तो ये बना x1 प्लस x2 प्लस इधर और इसमें गामा लिया कॉमन तो ये बना गामा इंटू x1 माइनस x2। यही हमने पीछे यहाँ यूज़ किया है कि v नॉट इज इक्वल टू माइनस बी x1 प्लस x2 और प्लस गामा इंटू x1। ये पीछे आप द्वारा देख सकते हैं, ये लो लास्ट पेज पे ये वाला चीज़। तो हमने ये चीज़ें निकाल ली, यानी कि इक्वेशन 8 से हमने t इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास ये चीज़ें आ गई हुई हैं। तो इस ढंग से हम इसको निकाल सकते हैं v को। तो यहाँ से यदि हम देखें जो पहली इक्वेशन हमने पीछे सॉल्व की, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें ये मिला x1 इज इक्वल टू माइनस x2। या फिर दूसरी इक्वेशन के साथ इसको क्लब करेंगे तो यहाँ x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, यहाँ हम x1 और x2 को बराबर पुट कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, जैसे x1 इज इक्वल टू माइनस x2। यहाँ पर ये चीज़ x1 माइनस माइनस x1 आ जाएगा। तो इस ढंग से यदि आप सॉल्व करके करते हैं तो x1 विल बी इक्वल टू माइनस x2, दिस विल बी इक्वल टू v नॉट अपॉन 2 गामा। तो इसका मतलब हमें x1 भी पता लग गया, x2 भी पता चल गया। x2 यदि यहाँ से देखूंगा तो ये माइनस v नॉट अपॉन 2 गामा आ जाएगा। तो हमने जो इक्वेशन 9 है इसकी जो x1 और x2 की वैल्यूज़ हैं वो हमने इक्वेशन 8 में पीछे जो हम कर रहे थे उसमें पुट करनी है। तो ये वाली ये पीछे इक्वेशन ये 8 थी हमारी। x1 हमने निकाला, ये x2 हमने निकाला, x2 नेगेटिव के साथ आया और x1 पॉजिटिव के साथ आया, और ये वाली वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2 गामा ई दी पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स ई दी पावर प्लस गामा टी प्लस ई दी पावर माइनस गामा टी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, हमने दो ये जो दो है नीचे वाला, ये इस सारे के फैक्टर के नीचे ले लिया, इस फैक्टर के नीचे। तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन गामा ई दी पावर माइनस बी टी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स ई दी पावर गामा टी प्लस ई दी पावर माइनस गामा टी डिवाइडेड बाय 2। पर आप यदि देखें तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये अब शायद आपको पता हो ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी साइन, यानी कि ई दी पावर प्लस गामा टी प्लस ई दी पावर माइनस गामा टी होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक गामा टी, जिसको हम बोलने के लिए शाइन बोल देते हैं, शाइन गामा टी। तो अब ये वाली चीज़ यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये ऊपर जहाँ मैंने ये इसको डार्कन कर लिया तो हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू वी नॉट, ये ऊपर देख सकते हैं वी नॉट अपॉन 2 गामा, 2 तो हमने इसके साथ ले लिया था, यहाँ से इक्वेशन 10 से आप पुट करके देख सकते हैं। तो वी नॉट अपॉन गामा ई दी पावर माइनस बी टी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा टी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 11। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आती है वो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो x डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। यदि आप इन दोनों के अलग अलग ग्राफ देखें तो इसका मतलब ये जो x की वेरिएशन बनेगी ना, ये इन दो चीज़ों के आपस के कम्बिनेशन के हिसाब से बनेगी। कौन कौन से? एक ये एक्सपोनेंशियल, एक साइन हाइपरबोलिक। तो इसीलिए हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक गामा टी वर्सेस टी ग्राफ होता है वो इस ढंग से होता है, ये इस ढंग से ये आगे बढ़ता है 0 से। और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई दी पावर माइनस बी टी वर्सेस टी ग्राफ, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे होता है, ये इन्फिनिटी तक चलता है। अब इसका और इसका
ये यानी कि ये वाले ग्राफ का और ये वाले ग्राफ का, यदि हम दोनों को कंबाइन करेंगे ग्राफ को, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हमारी जो एक्चुअल वेरिएशन है ना एक्स टी की, वो इस ढंग से आती है कि यहाँ से ये मैक्सिमम हुआ डिस्प्लेसमेंट, और ये इसके बाद ये घटना शुरू हो गया। यदि इसका देखते तो ये ग्राफ ऐसे जाना था ऊपर को, साइन हाइपरबोलिक ग्राफ, और जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये यहाँ से आना था। पर हुआ क्या कि इस पार्ट ने सबसे पहले 0 से इसको मैक्सिमम किया, और फिर एक्सपोनेंशियल टर्म प्रिवेल कर गई, उसने इसको डिक्लाइन करवाया। तो इसीलिए जो हमारे पास सिस्टम बनता है वो ऑसिलेट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये ऊपर गया, ऑसिलेशन हुई नहीं, नीचे से ऑसिलेशन होनी थी ना। यदि आप साइन ग्राफ बनना था या कुछ ऐसा ग्राफ बनना था, तो ये साइन ग्राफ या कोसाइन ग्राफ तो बना नहीं। तो इसलिए ये यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड देयर आफ्टर इट डिकेज अगेन आफ्टर सम टाइम टू 0। तो ये मैं सारा का सारा आपको एक्चुअल में भी बताऊंगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली भी इसको कर सकते हैं। पर फिलहाल क्योंकि हमारे पास 2 केसेस और हैं, हम पहले उन 2 केसेस को अलग से डिस्कस करेंगे। तो उन 2 केसेस को जब डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑसिलेशंस होती हैं, कैसे क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। तो उसके बाद हम आपको पूरी तरह से ये सारा कुछ करवा पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक करते हैं, दैट इज़ दी व्हेन द डैम्पिंग इज़ मोर इंस्टेड ऑफ द स्टिफनेस।